हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग DSSB PGT बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, 2 पार्ट में अपलोड किया था मैंने क्लास। फिर उसके बाद में हमने ये DSSB PGT का स्टार्ट किया था 2015 का Tier 2। ठीक है, Tier 2 के वही ऑलमोस्ट 38 के नियर अबाउट मैंने क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इस सेकंड वीडियो में कैरी ऑन करते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 39 जहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 39 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंडनट इज है, मूंगफली जो है वो क्या है? मिडल वर्ल्ड क्रॉप है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप, प्रेजेंट डे क्रॉप या फिर ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप है? तो सबसे पहले देखो, आपको इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अगर PYQ सॉल्व किए हैं डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशंस, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले देखो, बेसिकली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड क्रॉप और ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो हियर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। देखो, न्यू वर्ल्ड क्रॉप और दूसरी आ जाती है हमारी ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप। ठीक है, बेसिकली इन्हीं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यू वर्ल्ड क्रॉप को न्यू वर्ल्ड क्रॉप इसलिए कहते हैं कि न्यू वर्ल्ड क्रॉप रिफर्स टू अ प्लांट दैट ओरिजिनेटेड इन द अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इन द सेंस की साउथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो कैरेबियन वाला रीजन है वो सारा जो है वो वहाँ पर क्या है आपको देखने को मिल रहा है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप देखने को मिलती है। ठीक है, और न्यू वर्ल्ड क्रॉप की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके पास क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इसमें एग्जाम्पल से ही एग्जाम्पल्स को ही दे करके क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कॉर्न या मेज। ठीक है, मक्का हो गया, टोमेटो आ जाता है, पोटैटो, चिली, स्वीट पोटैटो, टोबैको, कसावा और पेपर। ये सारे कैसी हैं? न्यू वर्ल्ड क्रॉप है, यानी कि जो अमेरिका वाले रीजन में ग्रो की जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको न्यू वर्ल्ड क्रॉप कहते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड की बात करते हैं तो ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप जो है वो नेटिव टू यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन रीजन्स में जो फसलें उगाई जाती हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप के नाम से जानते हैं। और इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल व्हीट, राइस, बार्ले, लेंटिल्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स वगैरह जो है ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप में। तो ग्राउंडनट की जो बात की जा रही है यहाँ पर, ग्राउंडनट क्या है? वो न्यू वर्ल्ड क्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी इसमें ओल्ड वर्ल्ड वाले में शुगर केन वगैरह भी आ जाएगी। और भी देखना आप लोग एग्जांपल्स वगैरह जो भी आपको मिलते हैं वो आप उसको इजीली साथ साथ में इसको नोट करते जाना है, क्योंकि कई बार मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं वो यही देखे हैं। और ये न्यू वर्ल्ड वही है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और द कैरेबियन रीजन में जो सारी फसलें होती हैं वो सारी इसी में आ जाएंगी, न्यू वर्ल्ड क्रॉप में। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। कह रहा है कि ग्राउंडनट इज अ नेटिव टू न्यू वर्ल्ड क्रॉप। ठीक है, अर्ली एक्सप्लोरर्स फाउंड इट कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन बोथ मीजो अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, इन दोनों रीजन्स में देखा गया था। रेमनेंट पेरिकार्प टिश्यू रिकवर्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इज प्रूडेट्स इट्स पर्पसफुल एग्रीकल्चर। बाकी ठीक है, देख लेना। बाकी यहाँ पे अगर इंडिया की बात करते हैं तो गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। हमारे यहाँ पे तो हार्डली कितनी ऐसे 2 या 3 दाने वाले ही हमें देखने को मिलती है ना, लेकिन इनके यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें ऐसे 3-3, 4-4 दाने होते हैं। कह सकते हो सिंपली जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इतनी बड़ी बड़ी ग्राउंडनट्स होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो एक तो विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं इनके कॉमन नेम, इनके जैसे रेटिनॉल हो गया, थायमिन हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब तुम अच्छे से पहले पढ़ लो। और उसके बाद इनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज़ है, इनसे होने वाले डिजीजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर दैट, तो ये विजुअल पर्पल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट्स पर्टिकुलरली रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी है, विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द visual purple. Rhodopsin is crucial for vision in low light conditions and plays a key role in the photo transduction process in the retina. Vitamin A is directly associated with maintaining proper vision and function of visual pigments like rhodopsin वगैरह। और विटामिन ए वगैरह किस में? गाजर वगैरह में पाई जाती है, इसीलिए आपको जनरली क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप मैक्सिमम गाजर वगैरह ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में यूज़ करो जो कि क्या है, विटामिन ए रिच हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लाइकन्स आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकन्स जो है वो किसके बेस्ट इंडिकेटर हैं? तो भाई एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा वहाँ पर क्या है, लाइकन्स जो है वो ट्री ट्रंक्स और इन सारी चीज़ों पे देखने को मिलते हैं, तो ये वहाँ से अपने आप ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब इन दी सेंस कि ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर्स, मीनिंग दे आर रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, दे आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू एयर क्वालिटी। अगर एयर क्वालिटी आपकी घटिया है तो डेफिनेटली आपको ये लाइकन्स उस एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे। इन एरियाज विद एयर पोल्यूशन लाइकन्स आर ऑफन अफेक्टेड और इवन एब्सेंट, या तो अफेक्टेड हो जाते हैं या फिर वो एब्सेंट ही रहते हैं। मॉनिटरिंग द प्रेजेंस एंड हेल्थ ऑफ लाइकन्स कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड हैवी मेटल्स इन द एयर। देयरफॉर लाइकन आर कंसिडर्ड रिलायबल इंडिकेटर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन। दे आर लेस कॉमनली यूज फॉर असेसिंग वाटर और सॉइल पोल्यूशन के लिए उतना नहीं बेनिफिशियल हैं, बट हाँ एयर पोल्यूशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस अगर तुम देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, ठीक है, बिकॉज मतलब अब तक जो मैंने भी पढ़ा है वो यही पढ़ा है, C7 T12 L5, ठीक है। सैक्रल लंबर 5 होता है, सैक्रल भी 5 है, और जो कॉक्सी होता है लास्ट वाला वो मतलब बच्चों में तो जनरली 5 ही होता है, लेकिन एडल्ट्स की बात करें तो कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब वैसे देखा जाए तो इसको मतलब एडल्ट्स की अगर बात करते हैं तो एडल्ट्स में ये 26 होता है, ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन में कितना होता है, 33 होता है। मतलब कहने का है कि देखो ये एस जो है ये भी 1 होगा और C1 होगा अगर एडल्ट की बात करते हैं, तभी टोटल आपके पास कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। और अगर ये एस कितना है, 5 है, और सी कितना हो जाएगा। और अगर चिल्ड्रन की बात करेंगे तो उसमें सैक्रल भी 5 होता है और कॉक्सी भी क्या हो जाता है, 5 हो जाता है, तभी ये 33 हो जाती हैं। बट फाइनली इन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है ये किस बेसिस पे दिया है, आई डोंट नो वेदर, और इन्होंने जो आंसर मार्क किया है वो ये मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि C7 तो ठीक है, T13 क्यों कंसिडर कर रहे हैं आई डोंट नो। L7 दे रहे हैं, S4 दे रहे हैं, और CD जो है वो कितना दे रहे हैं, 16 दे रहे हैं। The formula describes the composition of the vertebral column by specifying the number of vertebrae in each region, यानी कि C for cervical, C for thoracic, L for lumbar and S for sacral, and including the cocci and additional vertebrae also. So the formula मतलब additional वगैरह भी सारा दिखा के इन्होंने क्या बता दिया है कि इनके अकॉर्डिंग C7 T13 L7 S4 और CD 16 है। अब बाकी अगर थोड़ा सा ब्रेक करके देखना चाहो तो सर्वाइकल जो आ जाता है आपका, सर्वाइकल रीजन यानी कि नेक वाला रीजन, उसमें 7 है, और थोरेसिक वाला जो आ जाता है वहाँ पे ये कितने बता रहे हैं, 13 बता रहे हैं। और फिर लंबर रीजन यानी कि 7, लंबर में लोअर बैक वर्टिब्रा जो आ जाता है, पेट वाला हिस्सा, उसमें 7 वर्टिब्रा बता रहे हैं। S4 जो है वो किसमें, सैक्रल यानी कि पेल्विक रीजन में 4 सैक्रल वर्टिब्रा दे रहे हैं। और C जो है वो कॉक्सी के लिए है, अ स्मॉल ट्रायंगुलर बोन एट द बेस ऑफ द स्पाइन। और D16 जो है वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एडिशनल वर्टिब्रे, स्पेसिफिकली 16। तो इनके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो भाई कितना आ रहा है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि हाईएस्ट बीएमआर जो है वो हाईएस्ट किसका है यहाँ पर, वेल, रैबिट, एलिफेंट और मैमल। तो वैसे तो पता है कि मतलब लार्जेस्ट मैमल क्या है भाई, वेल है, लेकिन वेल का बीएमआर जो है वो हाईएस्ट नहीं होगा। हाईएस्ट यहाँ पे किसका होता है, रैबिट का होता है। क्यों? क्योंकि बीएमआर की जो बात की जाती है वो, अगर आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो वाली बात अगर पढ़ी हुई है ना, एलेंस रूल में भी तो यही चीज़ होती है। तो जिसका ये चीज़ ज़्यादा होगा उसी का बीएमआर जो है वो क्या होगा, मतलब ये चीज़ क्या है, जस्ट अपोजिट काम करती है, ठीक है। तो रैबिट जो है यहाँ पे, रैबिट का बीएमआर जो है वो कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया देखो सीधी सी बात है, ये छोटे छोटे जानवर हैं उनको ले लो, या फिर आप एक सिंगल बड़ा सा जानवर ले लो उसको ले लो। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की अगर बात कीजिए तो छोटे छोटे जानवरों को अगर आप मिला लोगे ढेर सारे, तो उनका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ एक सिंगल अगर आप लार्ज एनिमल लेते हो, ठीक है। आई होप मैं बता पा रही हूँ ये चीज़, वरना तुमने सेल वाले चैप्टर में ये पढ़ा होगा। बाकी देखो यहाँ पर वेल्स है वन ऑफ द हाईएस्ट बेसल metabolic rate among animals due to their large size and energy requirement, but BMR has an inverse relation। BMR का जो है वो कैसा है, inverse relation है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, with the size of the animals। smaller animals tend to have a higher BMR। स्मॉलर एनिमल्स का जो BMR है वो पर यूनिट ऑफ द बॉडी मास कंपेयर टू लार्जर एनिमल कैसा होता है, हाईएस्ट होता है।
दिस इज बिकॉज स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो क्या है, स्मॉलर एनिमल्स का ज़्यादा है, विच लीड्स टू इंक्रीज हीट लॉस एंड हायर मेटाबॉलिक रेट मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या है यहाँ पे, सी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, एन एक्सेप्शन टू सेप्टेट हाइपी ऑफ सैक फंजाई। सैक फंजाई की बात कर रहा है, यानी कि कौन सी क्लास की बात कर रहा है, 4 क्लासेस में फंजाई डिवाइड हुआ था ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जो एस्कोमाइसिटीज क्लास थी उसी को हम लोग किस नाम से जानते थे, सैक फंजाई के नाम से जानते थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि वहाँ पे सेप्टा बनना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका आ जाता है वो क्या है, ईस्ट है। ईस्ट में क्या सेप्टा प्रेजेंट है, नहीं। क्यों नहीं प्रेजेंट है भाई, क्यों, क्योंकि वो कुछ और खास रीजन नहीं, वो यूनिसेलुलर फंजाई है, इसीलिए बस वहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है। ईस्ट इज एन एक्सेप्शन, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फंजाई नोन एज एस्कोमाइसिटीज बट हैज नो नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट हाइफी। Instead of forming multicellular hyphae, yeast consists of a single cell that produced by budding या कोनिडिया वगैरह। सेप्टेट हाइफी कैन क्रॉस वॉल सेप्टा। सेप्टा इन द सेंस कि देखो जैसे ये थैलस है, यहाँ पर क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, फिर उसके बाद इसमें ऐसे कंपार्ट, मतलब कि इस तरीके से ये कंडीशन जब बनने लगी तो इसका मतलब क्या है, ये सेप्टेट हाइफी हो गया है। और अगर हाइफी सिर्फ नॉर्मल सा पड़ा हुआ है तो वो कंडीशन क्या है, एसेप्टेट है। लेकिन ये कैसा है, ये तो यूनिसेलुलर है, इसमें सेप्टा बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो डिवाइड द हाइफा इनटू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स हैं, इस जगह कंपार्टमेंट है लेकिन यहाँ पर कोई कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। सो इस वजह से आपका आंसर जो है वो क्या निकल के आ जाता है, ईस्ट आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि शिटेक मशरूम, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। शिटेक मशरूम जो है इसमें से क्या है, तो यहाँ पे देखो जो नाम दिए हैं ये नाम भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस है, वोल्वेरिएला वोल्वेसी है, एगेरिकस ब्रूनेंसिस है, और ये यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है लेंटिनस एरोडेस। तो शिटेक मशरूम जो है वो कॉमनली वो शिटेक मशरूम है, लेकिन उसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, लेंटिनस एरोडस है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, डी हो जाएगा। बाकी ये क्या है, मतलब एडिबल मैक्रोमाइसीड्स है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, और साथ ही साथ ये कैसा है, मतलब मेडिसिनल भी है ये, और काफ़ी कॉस्टली होता है। यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी इधर नॉर्थ ईस्ट वगैरह इधर रीजन में, या फिर आप अगर कर्नाटका साउथ साइड चले जाओ ना, ऊटी हिल्स वगैरह, तो उस साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। शिटेक मशरूम साइंटिफिकली क्लासिफाइड एज लेंटिनस एडोडस बिलोंगिंग टू द फंगस किंगडम, ठीक है। दीज मशरूम्स, और अगर फैमिली की बात करें, मतलब कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। और बाकी क्या है, ये द मशरूम आर रिनाउंड फॉर देयर क्यूलिनरी यूजेस एंड हेल्थ बेनिफिट्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम विच असाइंस ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म अ यूनिक बायोनॉमिकल नेम आइडेंटिफाइज शिटेक मशरूम एज मेंबर ऑफ द लेंटिनस जीनस को ये बिलोंग करता है, एंड स्पेसिफिकली द एडोडेस स्पीशीज, मतलब जीनस देख ही चुके हो, लेंटिनस था और स्पीशीज क्या थी, एडोडेस थी। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बाकी छोड़ो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, डेलिकेट परफ्यूम्स, जो डेलिकेट परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो ये लाइकन से। अगर आपने लाइकन का वो पढ़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, लाइकन का अगर आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे देखो लोबारिया पल्मोनेरिया और एवर्निया प्रूनेस्ट्रिस, ठीक है। लोबारिया और ये दोनों स्पीशीज जो हैं ये क्या है, एज ए परफ्यूम के लिए मतलब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा, आंसर जो है फाइनली वो क्या है, आपका ऑप्शन डी निकल के आता है। लोबारिया पल्मोनारिया स्वीट एलाइसम, ठीक है। ये नाम थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको साथ साथ देखते रहो। स्वीट एलाइसम इज ओकेजनली यूज्ड इन परफ्यूमरी फॉर इट्स डेलिकेट फ्रेग्रेंस, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। एवर्निया प्रूनेस्ट्री जो है इसको हम लोग ओक मॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देख लो इनके नाम, मतलब साथ साथ में ये चीज़ें कॉपी पेन लेकर के बैठो, जो चीज़ें बोलती हूँ उनको साथ साथ लिखते रहो। इट इज़ नीडेड अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन परफ्यूम्स, मतलब ये एज ए कॉमन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। और जो लोबारिया पल्मोनेरिया है वो क्या है, एज अ डेलिकेट फ्रेग्रेंस की वजह से यूज़ किया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग एन अर्दी एंड वुडी एरोमा, एवर्निया प्रूनेस्ट्रिस जो है ये कैसा, मतलब कैसी स्मेल दे रहा है, ये कंट्रीब्यूटिंग एन अर्दी, जैसे मिट्टी से खुशबू आती है ना उस टाइप की, एंड वुडी एरोमा मतलब कि कुछ लकड़ी की स्मेल जैसा भी देता है। हाउएवर द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ अ डेलिकेट परफ्यूम कैन वेरी
मतलब बहुत सारे रेंजेस होते हैं, इसमें भी आपने देखा ही होगा। अभी अभी नॉर्मली तुम खरीदने चले जाओ ना, तो तुम इतने सारे वहाँ पे मतलब वो अवेलेबल होते हैं स्मेल्स की, तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला अच्छा है कौन सा नहीं। ठीक है। एंड इट में इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फ्लोरल, फ्रूटी एंड वुडी नोट्स। मतलब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। हेंस डेलीगेट परफ्यूम इज गॉट फ्रॉम लोबारिया पल्मोनारिया एंड एवर्निया प्रूनेस्ट्री। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल एल्गा। एडिबल एल्गा, अगर एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ी है तो डेफिनेटली पता होगा कि पोरफायरा भी और अल्वा दोनों जो हैं वो कैसे हैं, एज एन एडिबल एल्गी यूज़ किए जाते हैं। सो आपका ऑप्शन तो बोथ ऑफ दी अबव हो जाएगा। बट देखो थोड़ा सा इसके बारे में कि जो पोरफायरा है ना, पोरफायरा को ऑल्सो नोन एज नूरी कहा जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सुशी रैप्स। अगर आपने देखा होगा जापानीज़ वगैरह, कोरियन वगैरह, मतलब कुछ डिशेस खाते हैं उसमें ये हल्का हल्का ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर की शीट सी होती है पतली पतली, इसके अंदर फिर मतलब राइस और मतलब श्रिम्प वगैरह ऐसे रख करके फिर इसको ये ऐसे ये रोल आउट कर देते हैं। बाकी दोनों बिलोंग तो किसको करते हैं, पोरफायरा भी ग्रीन एल्गी से ही है और अल्वा भी ग्रीन एल्गी से ही है। और अल्वा को कैसे यूज़ करते हैं, एज ए सी लेटेस, मतलब समुद्री सलाद के तौर पे अल्वा खाया जाता है। और पोरफायरा को वो लोग एज ए नूरी यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज्ड इन द सुशी रैप्स। और दोनों के दोनों कैसे हैं, एडिबल हैं, एडिबल एल्गा हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहे कि एकाइनेट्स आर फाउंड इन। एकाइनेट्स कहाँ पे मतलब फाउंड होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकाइनेट्स होते क्या हैं। तो एकाइनेट्स क्या है, ये जनरली ड्यूरिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। ठीक है, होता क्या है कि न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल ऑफ थैलस, ठीक है, मान लो ये थैलस है, थैलस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, बिकम थिक वॉल्ड हो जाता है। एक टाइम जब उसको लगता है कि हाँ अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, तो वो खुद को क्या कर लेता है, थिक वॉल्ड कर लेता है। और उसी न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाइनेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये यूलोथ्रिक्स में आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास में आ जाता है। अगर नॉर्मली एकाइनिड्स पूछता है तब तो आपको क्या आंसर लगाना है, यूलोथ्रिक्स या क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि चेन ऑफ अकाइनिड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वाउकेरिया। ठीक है, वाउकेरिया में देखने को मिलता है। और साथ ही एक और जीनस है बॉट्रिकियम। ठीक है, इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है, चेन ऑफ एकाइनेट्स। और अगर नॉर्मल एकाइनेट्स पूछता है तो यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। बट यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग देखो एक ही जेनरा दे रखा है जो किसको बिलोंग कर रहा है, एल्गी को। बाकी कोलेटोट्राइकम फंगस हो गया, एस्परजिलस भी फंगस है, फर्न मॉसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो देखो आंसर आप एल्गी लगा रहे हो, लेकिन अगर और स्पेसिफिक जानना चाहें अगर हम, तो देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है ये क्या है, इन्होंने गलत दिया है। तो इन चीज़ों को मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2015 का है और 15 के हिसाब से इन्होंने जो बनाया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट अब चल रहा है 2025, 10 साल का डिफरेंस हो चुका है, तो चीज़ें और ज़्यादा स्पेसिफिक होती जा रही हैं डे बाय डे। एकाइनेट्स आर स्पेशलाइज्ड डोरमेंट सेल्स प्रोड्यूस बाय सर्टेन साइनोबैक्टीरिया। आप साइनोबैक्टीरिया दे रहे हैं, जबकि आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रीन एल्गा होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन एल्गी। और भी सारे मतलब सारे ग्रीन एल्गी ही नहीं है, क्योंकि वाउकेरिया वगैरह ये सारे तो उसमें आ जाते हैं, सच एज बिलोंगिंग टू द जीनस क्लेडोफोरा। दीज सेल्स अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन सच एज न्यूट्रिएंट स्कैरसिटी या हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। उस कंडीशन में क्या करता है, न्यूक्लियस अपने तरफ चारों तरफ एक मोटी थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच इज नॉट द मॉस स्पीशीज इन द फॉलोइंग। तो ब्रायो में मतलब देखा जाए तो दो ही क्लासेस में डिवाइड हुए थे, लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स, और उसके बाद में मॉसेस आ जाते हैं। तो लिवर वर्ड्स में यही रिक्शिया, मार्केंशिया और ये सारे आ जाते हैं, और हॉर्न वर्ड में एंथोसिरोस आ जाता है। और मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में देखो फ्यूनेरिया आ जाएगा, बारब्यूला और पॉलीट्राइकम। मतलब तीन के तीनों जो हैं वो किस में है, मॉस की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर जो यहाँ पे निकल के आता है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फ्यूनेरिया, बारबुला एंड पॉलीट्राइकम आर इंडीड मॉसेस। ठीक है, मॉसेस की स्पीशीज है, मॉसेस बिलोंग टू द, बाकी वही सारी हैं मतलब कि जो भी हैं। बाकी फ्यूनेरिया की अगर बात करते हैं तो फ्यूनेरिया को और किस नाम से जानता है, इसको कॉर्ड मॉस कहते हैं, या फिर मॉस, लिखे नहीं, लिखेगा ही नहीं यहाँ पे, या फिर इसको रोप मॉस कहते हैं, रोप मॉस हो जाएगा। और बारबुला जो है ये कैसा है, ये एज ए एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। पॉलीट्राइकम
और जो पॉलीट्राइकम था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेयर कैप मॉस के नाम से जानते हैं, हेयर कैप मॉस या फिर हेयर मॉस के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन हेयर कैप मॉस, ग्रेट गोल्डन मेडन हेयर या फिर ग्रेट जो भी है, मतलब देख लेना तुम। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में स्पेशल चीज़ें जान के रखो साथ साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, फर्न प्रोथैलस। फर्न का जो प्रोथैलस है वो कैसा होता है, तो वो होमोथैलिक होता है। मतलब कि क्या है, सेम थैलस से ही वहाँ पे मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फर्न प्रोथैलस इज फर्न प्रोथैलस कैसा है, होमोथैलिक है, बियरिंग बोथ द एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया इन द लोअर सरफेस ऑफ द प्रोथैलस। मान लो नेक्स्ट टाइम पूछ ले अपर सरफेस पे कि लोअर पे, तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। प्रोथैलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स, एग एंड स्पर्म दैट विल इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ फर्न। होमोथैलिक मीन्स क्या होता है कि दैट अ सिंगल प्रोथैलस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ द मेल एंड फीमेल गैमीट, अलाउिंग इट टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ द एम्फीबियन अमोंग प्लांट। प्लांट किंगडम में जो एम्फीबियंस है वो किसको कहा जाता है, तो भाई सीधी सी बात है, मॉसेस जो हैं और फर्न्स, इन दोनों किसको बिलोंग करते हैं, ब्रायो को बिलोंग करते हैं। और ब्रायो ही क्या है हमारे, मतलब ब्रायोफाइट्स जो हैं वो क्या है हमारे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है। एम्फीबियन क्यों कहते हैं, एम्फीबियन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब लैंड सरफेस पे भी रहते हैं और बाकी फर्टिलाइजेशन के लिए भाई इनको पानी की ज़रूरत पड़ती ही है, तो एम्फीबियन हो गए। जैसे एम्फीबियंस क्या हैं, वो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वही सीन इनके साथ भी है। सो हेयर ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इनकी लाइफ का मेन प्रोसेस है उसके लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। Bryophytes include the various mosses and liverworts. These are small plants that grow in shady and damp areas. Next question number 52, which one is non-endospermic seed? एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसलिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब तो ठीक है। मतलब न्यूट्री एंडोस्पर्म जैसे न्यूट्रिशन के लिए मतलब एंडोस्पर्म रिमेन रह रहा है तो वो एंडोस्पर्मिक है, नहीं है वो किस में कोटिलीडन में चेंज हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। ये इसको एल्बुमिनस एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं ना, तो उस तरीके से ध्यान रखो। बाकी मैंने मतलब जो सिंपली मैं अपना बता रही हूँ, जो मैंने याद किया था वो मैंने ऐसे याद किया था कि जो डाइकॉट्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक में आ जाते हैं। तो फाइनली आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है, मटर हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी सारे एंडोस्पर्मिक हैं। और बाकी देखो यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एग्स एल्बुमिनस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल्स में जनरली डाइकॉट जितने हैं वो सारे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, जो कैस्टर है वो क्या है, डाइकॉट है, लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मिक में नहीं आएगा। वो किस में आ जाता है, वो आपका कैस्टर एंडोस्पर्मिक में आ जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे साथ ही साथ एक मोनोकॉट भी है जो कि ऑर्किड है, वो किस में आ रहा है, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस में आ रहा है। और जब हम बात करते हैं एंडोस्पर्मस की, या फिर इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एल्बुमिनस सीड्स के नाम से जानते हैं, तो इसमें सारे एग्जांपल्स मोनोकॉट के ही आ जाते हैं। और साथ में एक जो एक्सेप्शन था वहाँ पे डाइकॉट का कैस्टर, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। डाइकॉट का जो कैस्टर है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। कैस्टर मीन्स आपने देखा होगा ना अरंडी, ठीक है, उसमें एरिल भी पाया जाता है, वो चीज़ है। और बाकी एक्सेप्शन में यहाँ पे ऑर्किड रहेगा। ऑर्किड किस में है, मोनोकॉट में है, उसको तो किस में आना चाहिए था भाई, एंडोस्पर्मस में आना चाहिए, लेकिन ऑर्किड हमें देखने को कहाँ पे मिल रहा है, ऑलरेडी हमें नॉन एंडोस्पर्मिक में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया है। कह रहे हैं कि अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स दैट द सीड डज नॉट रिले ऑन एंडोस्पर्म टिश्यूज फॉर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मतलब सीड जर्मिनेशन के टाइम में एंडोस्पर्मस टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या रहता है, यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है, नहीं प्रेजेंट रहता है। इन केस ऑफ पीज, मटर वगैरह देखो डाइकॉट में उनके पास क्या होता है, कॉटिलीडन्स होते हैं दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट द अर्ली ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। मतलब जब सीड ग्रो करती है तो उस टाइम में उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है, डाइकॉट्स में कॉटिलीडन करते हैं। बट अगर मोनोकॉट की बात की जाए तो वहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मस टिश्यूज होते हैं। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ एंडोस्पर्म, मतलब एंडोस्पर्म की नीड को एलिमिनेट करते हुए क्या होता है, डाइकॉट्स के पास में कॉटिलीडन्स होते हैं। वाइल राइस मेज व्हीट ये सब कैसे हैं, मोनोकॉट है, और इनके पास क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। इसीलिए ये सीड्स जो हैं वो कैसे कहलाते हैं, एंडोस्पर्मस सीड्स कहलाते हैं। नाम दिखाई दे रहा है ना, एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस,
ठीक है। तो मोनोकॉट वाले एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। बट डाइकॉट के पास पे एंडोस्पर्मस टिश्यूज नहीं होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनके पास क्या बन जाता है, कॉटिलिडन बन जाता है, और जो कि क्या करता है, सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द ग्रोथ, इसीलिए उसको नॉन एंडोस्पर्मिक या एग्स एल्ब्यूमिनस सीड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, मेकिंग दैम एंडोस्पर्मिक सीड। तो आई थिंक अब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस जो होते हैं हमारे मतलब पोरिफेरेंस जो हैं, उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है। तो भाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन वहाँ पे लंग और या फिर मतलब बुक लंग्स ऐसा तो कुछ मतलब वहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है, गिल्स वगैरह भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कह सकते हो कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा, डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। भाई सेलुलर लेवल पे चीज़ें हो रही है तो तुम कहाँ ही वहाँ पे ऑर्गन की बात कर रहे हो। इंस्टेड दे रिले ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज सच एज ऑक्सीजन, मतलब जो पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में मैनी ऑस्टिया होते हैं ना, उसी से क्या करते हैं, सिंपली ये गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे इनटेक करना ऑक्सीजन का और CO2 रिलीज करना, ये सारी चीज़ें थ्रू देयर बॉडी वॉल। सो ऑप्शन ए इंडिकेट दैट स्पॉन्जेस लैक डेडिकेटिंग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लाइक गिल्स या लंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्टेड गैसेस एक्सचेंज अकर्स डायरेक्टली थ्रू द सर्फेस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस, कौन सी सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती हैं, स्पॉन्जेस में पाई जाती हैं। तो अमीबॉइड सेल्स तो और भी सारी चीज़ों में देखने को मिल रहा है। ट्राइकोसिस्ट, ये क्या होते हैं, मतलब हेयर सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स हैं। बाकी यहाँ पे जो कॉइनोसाइट्स हैं यही क्या है, स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं। एंड स्पेशल फीचर और क्या है कॉइनोसाइट्स का, दे आर द ओनली फ्लैजिलेटिंग सेल्स फाउंड इन द स्पॉन्जेस। सो जस्ट रीड आउट द एक्सप्लेनेशन। कॉर्नोसाइट्स आर नोन एज कॉलर सेल्स, और ऑलरेडी हम इनको मतलब देख चुके हैं कि किस नाम से जानते हैं, कॉलर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड ओनली इन द स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफायरा। दिस सेल्स लाइन द इनर चैम्बर्स ऑफ द स्पॉन्जेस, मतलब जो इसकी स्पॉन्जोसेल कैविटी थी वहाँ पे इनका अरेंजमेंट होता है। एंड हैव अ डिस्टिंक्ट कॉलर लाइक स्ट्रक्चर सराउंडिंग द फ्लैजिलम। ठीक है, और ये क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कॉर्नोसाइट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन फिल्टर फीडिंग बाय क्रिएटिंग वाटर करंट्स एंड कैप्चरिंग फूड पार्टिकल्स। तो ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड, निमेटोड की जो बॉडी कैविटी है वो किसकी बनी होती है। तो इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा। ठीक है, निमेटोड्स क्या है, याद आ रहा है, एस्के हेलमिंथेस के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, निमेटोड्स हैं। ठीक है, जिनको हम ऑलरेडी हम किस नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। सो निमेटोड्स और राउंड वॉर्म्स हैव स्यूडोसीलोमेट बॉडी कैविटी फिल्ड विद पैरेन्काइमा। ठीक है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये मत सोच लेना कि पैरेन्काइमा तो प्लांट्स में होता है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, एनिमल्स के केस में भी देखने को मिल रहा है। दिस कैविटी सर्व्स एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द वॉर्म्स बॉडी, वॉर्म की बॉडी को ये क्या कर रही है, एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड कर रही है। अनलाइक द ट्रू सिलोमेट निमेटोड्स लैक अ फुल लाइन बॉडी कैविटी। तो डेफिनेटली आंसर जो है वो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है एनिलिडा से, अर्थवॉर्म हैव, अर्थवॉर्म में कितने पेयर ऑफ हर्ट्स होते हैं। तो 4 पेयर हर्ट्स होते हैं। कहाँ पे होता है, 7, 9 और 12 और 13। ठीक है, इन्हीं चैम्बर्स में देखने को मिलता है। तो ये देखो एनसीईआरटी तुम सबने पढ़ी होगी अच्छे से, और अगर नहीं ध्यान आ रहा है, मतलब नहीं याद आ रहा है, तो ये देखो मैं एक बार मतलब तुम्हें फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे देखो 4 पेयर ऑफ हर्ट्स होते हैं। एक तो ये 7th में है, 9th में है, और उसके बाद में ये 12 और 13 में आ जाते हैं। तो 7 और 9 वाले जो हैं वो लेटरल हर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ ये इस इमेज को। और बाकी जो 12, 13 वाले होते हैं वो लेटरल इसोफिगियल हर्ट्स कहलाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। और बाकी ये मतलब ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ये नेफ्रीडिया जो है इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेप्टल नेफ्रीडिया और जो ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होते हैं, और फिर सबसे आगे वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब इंटेगुमेंट्री बीच में आते हैं, फिर ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो इन तीनों से भी क्वेश्चन आते हैं कि बॉडी के इंटीरियर पोर्शन में कौन सा नेफ्रीडिया है, पोस्टीरियर में कौन सा है, मिड में कौन सा है, और इन तीनों में मतलब क्या ही डिफरेंस होता है। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया जो है वो कौन से सेक्टर को, मतलब कौन से सेगमेंट को कहा जाता है। तो ये पूरी मतलब ये अच्छे से ये देख लो नेफ्रीडियल सिस्टम, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लो। दूसरा ये चीज़ भी, ये इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं।
और बाकी एक ये मतलब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे जो इसका माउथ की ओपनिंग है उसके ऊपर ये जो लिड लगी हुई है ये एक तरीके की लिड है जिसको हम लोग प्रोस्टोमियम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टोमियम कहते हैं। और जिसका पहला सेगमेंट होता है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिड को वो पेरिस्टोमियम मार करके आते हैं और पहले सेगमेंट को प्रोस्टोमियम मार करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो लिड है वो क्या है? प्रोस्टोमियम है। माउथ की ओपनिंग के ऊपर जो लिड है वो प्रोस्टोमियम है। उसका जो पहला सेगमेंट बनता है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये क्या है? ये पेरिस्टोमियम है। ठीक है, बाकी उसके बाद तो फिर सारी चीज़ें हैं वो देख लेना। क्लाइटेलम जो है वो कौन से रीजन में होता है, मेल फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है वो किस में होता है। तो यही सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। बाकी देखेंगे डिटेल में, अगर किसी क्वेश्चन में और आएगा तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दूंगी। बाकी देखो यहाँ पे ये लोग क्या दे रहे हैं वो भी एक बार हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एन अर्थवॉर्म हैज़ 4 पेयर ऑफ ट्यूबुलर हार्ट्स। ठीक है, 4 पेयर ऑफ ट्यूबुलर हार्ट्स होते हैं। दिस थिक वॉल्ड एनलार्ज एंड हैव वॉल्व्स। द 4 पेयर ऑफ हार्ट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 पेयर जो है वो 7, 9, 12 और 13 में है। द हार्ट लोकेटेड इन 7 एंड 9, तो 7, 9 वाला जो है उसमें क्या है? लेटरल हार्ट्स कहलाते हैं। और बाकी हैविंग 4 पेयर ऑफ वॉल्व्स, उसमें 4 पेयर ऑफ वॉल्व्स देखने को मिलती है। और बाकी 12 और 13 वाला जो था वो कैसा था? मैंने बताया था आपको, लेटरल इसोफिजियल हार्ट्स थे वो। एक्चुअली अर्थवॉर्म डू नॉट हैव ट्रू हार्ट्स, उनके पास ट्रू हार्ट्स नहीं होते हैं। दे टिपिकली हैव 5 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज विच फंक्शन लाइक हार्ट्स। दीज स्ट्रक्चर्स हेल्प ब्लड पंप थ्रू आउट द वॉर्म्स बॉडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स। इसमें से कौन है जो अपनी विंग्स को क्या है? फोल्ड नहीं कर सकता है। हाउस, तो जो ड्रैगन फ्लाई है वो क्या है? अपनी विंग्स को क्या करता है? वो फोल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज कैन नॉट फोल्ड देयर विंग्स व्हेन दे आर एट रेस्ट, अनलाइक अदर इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस फ्लाई, कॉकरोच हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, ये सब अपने उसको कर सकते हैं। हैव अ यूनिक विंग स्ट्रक्चर दैट रिमेन एक्सटेंडेड व्हेन नॉट इन यूज। दिस कैरेक्टरिस्टिक सेट्स अपार्ट। बाकी वही है, एजाइल फ्लाइट वगैरह, हंटिंग कैपेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ों के लिए वो लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 इज आस्किंग अबाउट द एरिस्टोटल लैंटर्न्स। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये किस में पाया जाता है? तो ये इकाइनोडर्मेटा के इकाइनोडिया क्लास को बिलोंग करता है, सी अर्चिन उसमें पाया जाता है। और ये क्या होता है? एरिस्टोटल लैंटर्न, तो ये साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने खोजा था इसमें। और ये एक तरीके का मेस्टिकेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। एरिस्टोटल लैंटर्न्स इज अ फीडिंग स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द माउथ ऑफ सी अर्चिन। सी अर्चिन के माउथ में है तो डेफिनेटली मेस्टिकेटरी ऑर्गन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलॉकिंग टीथ। ठीक है, 5 इंटरलॉकिंग टीथ होते हैं, मेड अप ऑफ किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। दिस एडेप्टेशन अलाउ सी अर्चिन टू स्क्रैप एंड कंज्यूम एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि मतलब क्यों है इसके पास ये चीज़। ठीक है, बाकी देखो, द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे एक एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया था? हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनाटॉमिकल फीचर, इसीलिए उनके नाम पर ही ये क्या पड़ गया है? एरिस्टोटल लैंटर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मरीन बायोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस। ठीक है, और बाकी कहाँ पे है प्रेजेंट है? ये इसके माउथ में प्रेजेंट है, एज ए मेस्टिकेटरी ऑर्गन भी है। और बाकी सारी चीज़ें अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। फंक्शन क्या है? तो ये स्क्रैप एंड कंज्यूम एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल अगर आपने देखी है तो उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो उसके बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसके टेल। ठीक है, टेल रीजन में होता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक ईल देखी है ध्यान से तो कभी देखना उसको अच्छे से कि कहाँ पे है ये चीज़ें। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ एन इलेक्ट्रिक ईल इज सिचुएटेड इन इट्स टेल। दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कंटेन इलेक्ट्रोसाइट्स cells capable of generating electric charges by emitting electric pulses. Electric eel use this organ for navigation के लिए यूज़ करती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती है और साथ ही साथ हंटिंग द प्रे। तो मतलब इतने सारी चीज़ों के लिए ये इस चीज़ को यूज़ करती है। दिस एडेप्टेशन इन द टेल अलाउज एफिशिएंट कंट्रोल एंड डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ईल। बाकी इन्होंने जो आंसर दिया था वो बी ऑप्शन दिया था, हेड बताया था, जो कि क्या है? गलत है। स्टिंगरे का भी यही मैंने देखा है, उसके टेल वाले नीचे वाले रीजन में होता है, कैसे होती है ना, ऐसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे टेल, तो इसके टेल वाले रीजन में यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस मतलब जो जहर नहीं है जिसके, तो वो कौन सा आ जाएगा भाई, पाइथन ही है। बाकी वाइपर, कराइट और कोरल स्नेक वगैरह इन सब में क्या है, सब में पॉइजन होता है। पाइथन जो है नॉन पॉइजनस है। रिलेइंग ऑन कंस्ट्रिक्शन ऑफ सबड्यू प्रे, ये क्या करता है, अपने प्रे को पकड़ के ऐसे मतलब कॉइल कर लेता है और उसको अच्छे से मतलब दबा करके वो मारने की मतलब उसकी टेंडेंसी होती है। दे आर नॉट वेनेमस, वेनेमस नहीं होते मतलब जहरीले नहीं होते हैं। मीनिंग देयर बाइट लैक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उनकी बाइट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस एब्सेंट होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कोरल स्नेक, वाइपर और कैराइट आर वेनेमस। कोरल स्नेक्स पोजेसेस पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, कोरल स्नेक्स में कैसा है, न्यूरोटॉक्सिन है। वाइपर जो है वो कैसा है, हीमोटॉक्सिक है, मतलब हीमोटॉक्सिक है। और कराइट जो है वो कैसा है, कराइट और कोरल जो है ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक है। और जो वाइपर है वो कैसा है, हीमोटॉक्सिक है। दिस डिस्टिंक्शन लाइज इन द वेनम टाइप और इन डिलीवरी मेथड विद पाइथन बीइंग नॉन वेनमस, मतलब कि किस तरीके से इनका जहर आपका मतलब हीमोटॉक्सिक रीजन को अफेक्ट करता है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, द फुट ऑफ बर्ड। फुट ऑफ बर्ड जो होता है मतलब पक्षी सबने देखा होगा, बर्ड्स सबने देखी हैं, लेकिन कभी गौर किया है कि उनके 4 टोज होते हैं कि 5 टोज होते हैं, तो ध्यान से देखना, उसमें 4 टोज होते हैं, ठीक है। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द फुट ऑफ बर्ड हैज़ 4 टोज, मैनी बर्ड्स इंडीड हैव 3, कुछ के पास 3 भी होते हैं। पॉइंटेड फॉरवर्ड मतलब 3 जो है वो सामने की तरफ और एक जो है वो साइड वाला होता है, जिससे वो किसी चीज़ को ग्रास्प करते हैं या पकड़ते हैं। वन इज नोन एज एनिसोडक्टाइल, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक सर्टेन सॉन्ग बर्ड्स एंड वुडपेकर हैव 4 टोज, बट द मेजॉरिटी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ हैविंग 3 फॉरवर्ड पॉइंटेड टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर। इसमें से कौन सा है जानवर जो कभी पानी नहीं पीता है, तो कैंगरू रैट जो है वो क्या है, कभी पानी नहीं पीता है। क्या आपको मालूम है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे पहले तो इनकी देखो लोकेशन का तुम्हें पता होना चाहिए। कंगारू रेट्स लिव इन द डेजर्ट एंड ग्रासलैंड्स ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न रीजन में इंक्लूडिंग यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। बाकी ये देखो कंगारू रेट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्या है, एज ए की स्टोन स्पीशीज़ के तौर पे भी मतलब ये माने जाते हैं, ठीक है, की स्टोन स्पीशीज़ के उसमें आते हैं। बाकी और देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या मेंशन है, कंगारू रेट्स आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना पानी पिए ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, दे ऑब्टेन द नेसेसरी मॉइस्चर फ्रॉम इट्स डाइट, मतलब जो भी इनको मॉइस्चर की ज़रूरत है या पानी का जो भी कंटेंट की नीड है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मॉइस्चर फ्रॉम इट्स डाइट, primarily seeds, and can produce water through metabolic processes. This adaptation allows kangaroo rat to thrive in desert habitats where water sources may be scarce और sporadic, मतलब जहाँ पे पानी है तो मतलब बहुत कम है या फिर ना के बराबर प्रेजेंट है। इन कॉन्ट्रास्ट कंगारू, बैट और मंकी जो है ये टिपिकली पानी पीते हैं और पार्ट ऑफ देयर रेगुलर हाइड्रेशन की नीड्स होती है। बाकी की स्टोन स्पीशीज़ के तौर पे भी कंगारू रेट को जाना जाता है, जो कि क्या करता है, मतलब कभी भी पानी नहीं पीता है। और बाकी कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये सारी रीजंस है जहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि माई सेलुलर थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो ये फर्नांडेज एंड मोरन जो थे उन्होंने दिया था। बाकी फर्नांडेज मोरन पार्टिकल अगर आपने याद आ रहा है कुछ, ऑक्सीजोम, वो भी किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, ठीक है। एटीपीएस थ्योरी याद करो, उसमें पढ़ा होगा तुमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। तो ये फर्नांडेज एंड मोरन है। फर्नांडेज मोरन इज क्रेडिटेड विद द माई सेलुलर थ्योरी फोकसिंग ऑन द डायनेमिक नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स अनलाइक रोजेनन who is unrelated to this theory. Fernandez Moran works explore the organization and function of cellular membranes. Micellar theory concept crucial for understanding the cell membranes in biology. ऑक्सीजोम, फर्नांडेज मोरल पार्टिकल, एटीपीएज एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है वो किससे, इसी से मतलब इन्होंने ही दिया था वो कॉन्सेप्ट। सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो क्या है, पीपा। पीपा इज ए क्या है, तो पीपा जो है वो क्या है, एक टोड का नाम है। पीपा इज अ जीनस ऑफ टोड बिलोंगिंग टू द फैमिली पीपीडी। दीज आर एक्वेटिक फ्रॉग्स नेटिव टू नॉर्थ साउथ अमेरिका एंड साउथ सेंट्रल अमेरिका।
Notably, they exhibit distinctive reproductive behavior, whereas in female implant egg into the male बैक, मतलब फीमेल जो है वो मेल के बैक पे एग इम्प्लांट कर देती है. दिस स्पीसीज इज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स एम्फीबियस लाइफ स्टाइल एंड यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग डोर्सल एग इंक्यूबेशन. तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है. पीपा हो गया, एलाइड्स हो गया, इक्थियोफिश वगैरह, मतलब इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65. करे द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो कितनी है, तो यहाँ पे जो आंसर दे रहा है वो 100 एंगस्ट्रॉम दे रहा है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसेंशियल फॉर सेल स्ट्रक्चर, थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 7.5 to 10 नैनोमीटर होती है. और एंगस्ट्रॉम की बात करें तो मतलब कितना आ जाएगा, ये 75 to 100 एंगस्ट्रॉम्स आ जाएगा. द लिपिड बाइलेयर सर्व्स एज बैरियर रेगुलेटिंग पासेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. बाकी सारी चीज़ें देख लेना थोड़ा सा. 66 है रिजॉल्विंग नेम ऑफ ह्यूमन आई. तो मानव आँख के विभेदन करने वाले नाम क्या हैं. अब यहाँ पे मतलब क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन और क्या आंसर है यहाँ पे इसका, 100 माइक्रोन मीटर है. तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई नोन एज विजुअल एक्विटी. ठीक है, विजुअल एक्विटी यानी कि जिस पॉइंट पे आपको एग्जैक्ट मतलब जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं इज अप्रॉक्सीमेटली 100 माइक्रोमीटर्स. दिस मीन्स द आई कैन डिस्टिंग्विश 2 पॉइंट्स दैट आर एटलीस्ट 100 माइक्रोन मीटर अपार्ट. ठीक है, विजुअल एक्टिविटी इज मेजर ऑफ द आईज एबिलिटी टू परसीव फाइन डिटेल्स. तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 67 है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि पोलराइजर्स टू एनालाइजर फिल्टर, ऑब्जेक्टिव टू ओकुलर लेंसेज, फिर ये क्या है फ्लोरोक्रोम्स तो नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो है ये क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा आपका आंसर. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज टू फोकस इलेक्ट्रॉन बीम्स एंड अचीव हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग. Unlike optical microscopes that use glass lens, electron microscope utilizes electromagnetic field to manipulate electron trajectories, allowing them detailing imaging at much smaller scale. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68. कह रहा है कि पिट मेम्ब्रेन. पिट मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल दोनों में देखने को मिलता है. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा. पिट मेम्ब्रेन फाउंड इन द प्लांट सेल्स कंसिस्ट ऑफ बोथ the primary wall and secondary wall. Primary wall provides structural support while secondary wall reinforces it further. This combination of primary and secondary wall in the pit membrane allows for flexibility and strength essential for maintaining the integrity of the plant tissues. क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ग्राउंडनट और रेप सीड ऑयल जो है ये क्या है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूरोप्लास्ट है, इलायो है, क्रोमो है. तो क्रोमो जो है वो कलर के लिए आ जाएगा. ठीक है, इलायो जो है वो किसके लिए आ जाता है, फैट एंड ऑयल के लिए होता है ना. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ल्यूकोप्लास्ट दिया है. ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है जिसमें फर्दर 3 तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट जो है वो किसी लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, मतलब स्टार्च वगैरह के लिए, स्टोरेज के लिए होता है. इलायो जो है वो ऑयल और फैट के लिए आ जाएगा. एल्यूरो जो है वो प्रोटीन के लिए आ जाएगा. तो फिलहाल आपका आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, सी ऑप्शन, यानी कि फैट एंड ऑयल के लिए क्या आ जाएगा आपका, इलायोप्लास्ट आ जाएगा. ग्राउंडनट एंड रेपसीड ऑयल कंटेन इलायोप्लास्ट, स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. दीज इलायोप्लास्ट प्ले क्रूशियल रोल इन स्टोरिंग ऑयल एंड फैट विद इन द सीड्स. The presence of elioplasts are characterized by their ability to accumulate lipid droplets. Oil-rich seeds like those of the groundnut and rape plant, elioplasts fulfill a vital role in storing. मतलब वही सारी चीज़ें हैं, बाकी तुम देख लेना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट्स. न्यूक्लियोलस जो है वो क्या काम करता है, तो अगर तुमने अच्छे से मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह बढ़िया से पढ़ा है तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ये क्या है, सेल है और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. और इसी न्यूक्लियोलस के अंदर ही क्या होता है, हम सबसे पहले मतलब राइबोसोमल आरआरएनए की जो है वो क्या होती है, सिंथेसिस होती है. ठीक है, और यही आरआरएनए जो है ये यहाँ से निकल के फिर बाहर जाता है तो किसका, एमआरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है साइटोप्लाज्म में. तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. द न्यूक्लियोलस इज अ सब्सटेंस विद इन द सेल न्यूक्लियस प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरआरएनए. राइबोसोमल समझ रहे हो ना,
तीन तरीके के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए तो कैसा है, देखो सिंगल से ऐसे होता है, और राइबोसोमल आरएनए क्या है, दो सब यूनिट्स होती है ना, बर्गर जैसा है, मतलब कि ये बड़ी वाली सब यूनिट होती है, इसके नीचे ऐसे छोटी वाली सब यूनिट होती है। और फिर ये जो टीआरएनए है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, क्लोवर लीफ मॉडल होता है। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है। यहाँ पर तीन साइड्स होती हैं, ई साइट होती है, पी साइट होती है और ए साइट होती है। तो ये इसी बर्गर वाले की बात हो रही है, ठीक है, आरआरएनए। बाकी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको तो पता होगा। काम क्या है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन राइबोसोम असेंबली वेयर आरआरएनए कंबाइन विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोमल सबयूनिट्स व्हाइल इट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती है। द न्यूक्लियोलस कंबाइंस टू प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अ माइक्रोट्यूब्यूल। ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये चीज़ आप जाके देख लेना, मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो 13 फिलामेंट्स का बना होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है यहाँ पर, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ये ध्यान रखो, ट्यूबुलिन प्रोटीन सब यूनिट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज्ड इन अ हेलिकल फैशन में। ठीक है, बना के बताया था भाई बहुत अच्छे से इस तरीके से। ठीक है, दो होते हैं और फिर उसके बाद में ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे 13 फिलामेंट्स का ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लगे होते हैं नीचे नीचे, और ये 13 का। दिस प्रोटोफिलामेंट आर कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन डायमर्स। ठीक है, अल्फा बीटा होते हैं, अल्फा बीटा डायमर होते हैं which repeat to create a tubular structure. Microtubule play crucial role in various cellular processes including intracellular transport, cell division और maintenance of the shell shape. तो इसके फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो साथ में। नेक्स्ट है 72, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन वो किससे रिलेटेड है भाई, ग्लूकोज से रिलेटेड है, बाकी राइबोसोम और इस सब का कोई मतलब ही नहीं है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड एंड द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी। ग्लाइकोजन जो है वो किस में टूट जाता है, इंडिविजुअल ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ग्लाइकोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लूकोज, सर्विंग एज रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड। ठीक है, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड जो है वो फाइबर क्या आ जाएगा आपका, सेलुलोज। सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है ना। सेलुलोज इज अ fibrous polysaccharide. It form the structural component of plant cell walls and consist of linear chains of glucose molecules linked by beta glycosidic bonds. ठीक है, इन bonds से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। The fibrous nature of cellulose provide strength and rigidity to the plant cell. स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट्स एंड हैज मोर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सो सेलुलोज इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस पॉलीसेकेराइड आ जाएगा। और स्टार्च कैसा है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी। सेलुलर एनर्जी का इमीडिएट सोर्स तो भाई एटीपी ही होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट सर्व एज द इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी। ड्यूरिंग सेलुलर प्रोसेस मेटाबॉलिज्म एटीपी रिलीजेस एनर्जी व्हेन वन फॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। भाई 3 फॉस्फेट का ग्रुप होता है ना, बता चुके हैं ऑलरेडी। तो जब एक टूट जाएगा तो 2 बचेगा, तो एडीपी में चेंज हो जाता है। दिस एनर्जी ट्रांसफर फ्यूल्स वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज मेकिंग एटीपी क्रूशियल फॉर एनर्जी करेंसी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज वाज, तो पहला क्वेश्चन जो था वो किसने किया था, यूरिएज था। ठीक है, यूरिएज जो था वो किसने किया था, साइंटिस्ट थे जेम्स बी समनर, उन्होंने किया था। यूरिएज फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज कब, 1926 में जेम्स बी समनर सक्सेसफुली आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज यूरिएज फ्रॉम द जैक बीन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे मतलब किया था, ऑब्टेन किया गया था, तो वो जैक बीन से किया गया था। दिस pioneer achievement marked a significant milestone in enzymology and is demonstrated that enzymes could exist in pure crystalline form। मतलब एंजाइम्स भी जो है वो क्या है, प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। Sumner work laid the foundation for understanding enzyme structure and function in subsequent biochemical research। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मिटोजन। माइटोजन जो है वो क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, प्रोमोट करता है माइटोसिस को।
मिटोजन इज अ सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स एंड प्रोमोट सेल डिवीजन बाय इनिशिएटिंग द, कैसे करता है, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इनकरेजिंग द रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ एंड टिश्यू डेवलपमेंट। मतलब इतनी सारी चीज़ों के लिए ये क्या है, माइटोजन रिस्पॉन्सिबल है। एक टर्म आपने सुना है माइटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, माइटोप्लास्ट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी जरा कि क्या है माइटोप्लास्ट, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है। माइटोजन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद ब्लॉकिंग और ब्रेकिंग स्पिंडल फाइबर्स नॉर दे आर डायरेक्टली लिंक टू कॉजिंग कैंसर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कॉल्चिसिन इन्फ्लुएंसेस। तो कॉल्चिसिन क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स किससे ऑब्टेन करते हैं, तो ये कोल्चिकम ऑटोमनेल के कॉर्न से ऑब्टेन किया जाता है, फैमिली लिलिएसी को बिलोंग करता है। कोल्चिसिन इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, बाय डिसरप्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको ध्यान होंगे, ठीक है, दोनों एंड पे प्रेजेंट होते हैं। It interferes with the spindle structure integrity. This disturbance hinders proper chromosome segregation का मतलब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन नहीं होने देता है बोथ माइटोसिस और मियोसिस के केस में, emphasizing its role in dynamic aspect of cell division rather than influencing DNA replication, क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड क्रोमोसोम डिवीजन डायरेक्टली। मतलब ये कह सकते हैं कि सिंपली ये क्या कर देता है, सेल डिवीजन को चेक कर देता है, ठीक है, रोक देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पे पूछ रहे हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब प्लांट, ठीक है, एल्गोलॉजी भी कह सकते हो। तो उसकी स्टडी किसने की थी, एफ.ई. फ्रिश सर ने की थी, तो वही क्या है, उसके फादर हैं। एफ.ई. फ्रिश कहते थे, ये ब्रिटिश फाइकोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर हिज वर्क ऑन एल्गी स्पेशली द टेक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रीन एल्गी। और एम.ओ.पी. अयंगर जो थे वो क्या थे, इनके स्टूडेंट थे। तो उन्होंने ये जो है फ्रेशिएला खोजा था, ठीक है, और उन्होंने नाम जो रखा था उस फ्रेशिएला का वो इन्हीं मतलब फ्रिश सर के ही रिस्पेक्ट में रखा था, इसीलिए उसका नाम क्या है, फ्रेशिएला रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। तो मेंडल के जो 7 ट्रेट्स थे उसमें से कौन सा नहीं है, तो सीड का साइज, फ्लावर कलर तो था, वाइट और पर्पल था, सीड का भी कलर था, पॉड रिंकल इन्फ्लेटेड था, सीड के साइज की यहाँ पे बात नहीं की गई थी, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mendel did not study seed size in his famous experiment with pea plant. Instead, he investigated flower color, seed color, pod shape. बाकी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाकी तुम देख लेना थोड़ा सा। देन नेक्स्ट है 80th, आज 80 क्वेश्चन तक ही कवर करेंगे। इन ह्यूमंस एल्बिनिज्म जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो रिसेसिव जीन्स की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। Albinism in human is primarily determined by recessive genes. Individual with albinism inherit 2 recessive alleles resulting in a lack of melanin production, ठीक है, melanin production नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एल्बिनिज्म हो जाएगा, यानी कि बहुत गोरे गोरे लोग होते हैं ना, एल्बाइनो, वो कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। दिस जेनेटिक कंडीशन अफेक्ट, बस यही मेन चीज़ है, किसकी वजह से होता है, रिसेसिव जीन्स की वजह से होता है। अफेक्ट स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ठीक है, अनलाइक डोमिनेंट जीन्स वेयर ओनली कॉपी इज नीडेड टू एक्सप्रेस अ ट्रेट, एल्बिनिज्म मैनिफेस्ट व्हेन बोथ कॉपीज ऑफ द जीन आर रिसेसिव इलस्ट्रेटिंग इट्स। बाकी को डोमिनेंस टिपिकली इन्वॉल्व बोथ एलील एक्सप्रेसिंग साथ साथ में विच इज़ नॉट विद द एल्बिनिज्म। तो बाकी आज यहीं तक वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को कैरी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।